लालच। अरे बहू, ये हार तो तू अभी भी संभाल कर रखती है। इतना भारी हार रोज पहनने के लिए नहीं होता। कहीं चोरी हो गया तो रोती फिरेगी। सुबह सुबह रसोई में खड़ी शारदा देवी ने चाय छानते हुए ताना मारा तो सामने आटा गूंद रही कविता ने हल्की आवाज में कहा, माँ जी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए संभाल कर रखती हूँ। इतना सुनते ही शारदा देवी ने आंखें तरेर दी। हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ कोई रानी थी जो सोने के ढेर छोड़ गई। इस घर में आ गई है तो अब सब चीजें घर की हुई, अकेले तेरी नहीं। रसोई से बाहर बैठा नरेश अखबार पढ़ते हुए सब सुन रहा था, लेकिन हमेशा की तरह चुप था, क्योंकि उसे अपनी माँ के सामने बोलने की आदत ही नहीं थी। और यही बात कविता को अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ती थी कि उसका पति हर गलत बात देख कर भी अनजान बना रहता था। कविता इस घर में 3 साल पहले ब्याह कराई थी। उसके पिता रघुवीर प्रसाद गांव के सम्मानित स्कूल शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला था। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, गहने दिए थे, फर्नीचर दिया था, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही उनका देहांत हो गया और उसके बाद से कविता के मायके की हालत कमजोर हो गई थी। बस यही बात शारदा देवी को सबसे ज्यादा चुभती थी, क्योंकि अब उन्हें वहां से कोई फायदा मिलने वाला था नहीं था। घर में शारदा देवी के अलावा उनके पति गोविंद प्रसाद भी रहते थे, जो शांत स्वभाव के आदमी थे, लेकिन पत्नी के डर से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। छोटा बेटा दीपक शहर में नौकरी करता था और उसकी पत्नी रिया हर महीने मायके से महंगे गिफ्ट और पैसे लेकर आती थी, इसलिए शारदा देवी उसे सिर पर बिठा कर रखती थी, जबकि कविता को हर छोटी बात पर ताने सुनने पड़ते थे। उस दिन दोपहर में जब कविता कपड़े सुखाने छत पर गई हुई थी, तभी नीचे कमरे में शारदा देवी धीरे से उसकी अलमारी खोल रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़ों के नीचे रखा लाल रंग का गहनों वाला डब्बा निकाला और उसमें से भारी सोने का हार और 2 कंगन और झुमके निकाल कर अपने पल्लू में छुपा ली। तभी पीछे से गोविंद प्रसाद की आवाज आई, शारदा, ये क्या कर रही हो? शारदा देवी एक पल को घबरा गई, लेकिन फिर तुरंत बोली, चिल्लाओ मत, अपनी बेटी पायल के काम आ जाएगा। उसकी ससुराल वाले रोज ताना देते हैं कि मायके वालों ने कुछ नहीं दिया। मैं माँ हूँ, उसकी क्या गलती कर रही है? गोविंद प्रसाद ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ये कविता के गहने हैं। शारदा देवी गुस्से में बोली, बहू के गहने भी आखिर घर के ही होते हैं तो हुए, और वैसे भी कविता कौन सा रोज पहनती है। इतना कहकर उन्होंने डिब्बा वापस रख दिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। शाम को कविता जब पूजा के लिए तैयार होने लगी तो उसने अलमारी खोली और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई, माँ जी, माँ जी। उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार कमरे में दौड़ा। कविता रोते हुए खाली डब्बा दिखाने लगी, मेरे गहने नहीं है इसमें। नरेश ने डिब्बा हाथ में लेकर देखा और माथा पकड़ लिया। अच्छे से देखो कविता। कविता रोते हुए बोली, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, ये मेरी माँ की निशानी थी। लेकिन इससे पहले कोई कुछ कहता, शारदा देवी ने लंबी सांस लेकर कहा, मैं तो पहले ही कहती थी, इतने गहने संभाल कर नहीं रख पाती। जरूर तेरे मायके वालों में से किसी ने मौका देखकर निकाल लिया होगा। कविता का चेहरा सन्न रह गया। माँ जी, मेरे मायके वाले ऐसे नहीं हैं। शारदा देवी तो चिल्लाई, तुरंत चिल्लाई, तो क्या मैं चोर हूँ? कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। नरेश ने गुस्से में कविता को देखा, हर बात में माँ को क्यों घसीटती हो? कविता की आंखें भर आई। मैंने तो माँ जी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन नरेश ने उसकी एक नहीं सुनी और गुस्से से कमरे में से बाहर निकाल दिया। उस रात कविता तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। उसे बार बार अपनी माँ की याद आ रही थी, जिन्होंने शादी से पहले उसके हाथ में वो है हार देते हुए कहा था, बेटी ये तेरी जिंदगी की सुरक्षा है, चाहे कैसी भी परेशानी आए, इसे कभी मत खोना। और आज वही गहने गायब थे।
अगले दिन सुबह घर में अलग ही माहौल था। शारदा देवी हर पड़ोसन को बता रही थी कि आजकल की बहुएं खुद गहने बेच देती हैं और बाद में घर वालों पर इल्जाम लगा देती है। पड़ोस में रहने वाली कमला चाची ने भी आकर कविता से कहा, बहू जमाना खराब है, कहीं तूने खुद तो इससे पहले कि वो पूरी बात कर पाती कविता की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो बिना जवाब दिए अंदर चली गई। उसी शाम दीपक और रिया शहर से आए हुए थे। रिया के हाथों में नए भारी सोने के कंगन चमक रहे थे, जिन्हें देखकर कविता की नजरें कुछ पल के लिए रुक गई, क्योंकि वे बिल्कुल उसके जैसे ही लग रहे थे। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया कि ऐसा सिर्फ उसका वहम होगा। यह मुस्कुरा कर बोली, दीदी कैसे लगे मेरे नए कंगन? माँ जी ने दिलवाए हैं। कविता ने एक पल के लिए शारदा देवी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उन्होंने तुरंत बात बदल दी। अरे बहू, चाह सबके लिए खाना लगा। रात में जब सब सो गए तो कविता पानी लेने रसोई में गई। तभी उसने आंगन में धीमी आवाजें सुनी। शारदा देवी फोन पर किसी से कह रही थी, पायल तो फिक्र मत कर, गहने आराम से रख लेना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। कविता के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार लगा कि कहीं उसके पास बहुत बड़ा धोखा तो नहीं हुआ। उस रात कविता की आंखों में नींद नहीं है, पूरी तरह गायब हो चुकी। वो बिस्तर पर लेटी हुई छत को देख रही थी कि उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, गहने आराम से रख लेना। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि एक सास अपनी बहू की माँ की निशानी तक भेज सकती है या किसी और को दे सकती है। लेकिन पिछले 3 सालों में उसने शारदा देवी का जो चेहरा देखा था, उसके बाद कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता था। उसके बगल में सोया नरेश आराम से खर्राटे ले रही, और यही बात कविता को अंदर तक चुभ रही थी कि जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा सहारे की उम्मीद की थी, वही हर बार उसे अकेला छोड़ देता। सुबह होते ही घर में फिर वही रोज का माहौल शुरू हो गया। शारदा देवी रसोई में ऊंची आवाज से बोल रही थी। कुछ बहुओं को काम से ज्यादा रोने की आदत होती है। घर का माहौल खराब करके रख दिया है। सामने बैठी रिया चुपचाप मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये ताने कविता के लिए ही हैं। कविता बिना कुछ बोले चाय बना रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार रिया के हाथों पर, कंगनों पर जा रही थी। वही डिजाइन, वही नकाशी, यहाँ तक कि किनारे का छोटा सा मुड़ा हुआ हिस्सा भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसके कंगनों में था। उसके हाथ कांप गए। नाश्ते के बाद सब लोग बाहर बैठे थे। तब कविता ने हिम्मत करके धीरे से कहा, रिया ये कंगन कहाँ से बनवाए? रिया तुरंत मुस्कुराई, अरे दीदी, माँ जी ने दिलवाए। कविता ने फिर पूछा, किस ज्वेलर से? जिससे पहले रिया जवाब देती, शारदा देवी बीच में बोल पड़ी, तुझे उससे क्या मतलब? अब क्या सबका हिसाब लेगी? कविता चुप हो गई, लेकिन उसके मन का शक और गहरा हो गया। दोपहर में जब रिया अपने कमरे में सो रही थी, तब कविता कपड़े रखने के बहाने उसके कमरे में गई। उसकी नजर सीधा ड्रेसिंग टेबल पर रखी गहने के डिब्बों पर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से डिब्बा खोला और अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गई। अंदर वही झुमके पड़े थे जो उसकी माँ ने उसे शादी के दिन पहनाए थे। झुमकों के पीछे छोटा सा केक खुदा हुआ था, जो उसके पिता ने खास बनवाया था। कविता के हाथ कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू भर आए। तभी पीछे से आवाज आई, क्या कर रही हो तुम? कविता घबरा कर पलटी। दरवाजे पर रिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे। कविता कांपती आवाज में बोली, ये झुमके मेरे हैं रिया। एक पल को चुप रह गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसने डिब्बा छीन लिया। पागल हो गई हो तुम? हर चीज अपनी लगती है तुम्हें, कविता रोते हुए बोली। इनके पीछे मेरा नाम है अक्षर। रिया की आंखें घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। माँ जी ने दिए हैं मुझे। इतने में शारदा देवी वहां पहुंच गई। क्या तमाशा लगा रखा है रिया? तुरंत रोने का नाटक करने लगी। माँ जी देखिए ना, दीदी मेरे गहनों पर भी हक जमाती है। शारदा देवी ने बिना कुछ सुने कविता को चिल्लाना शुरू कर दी। शर्म नहीं आती? छोटी बहू के कमरे में चोरी से घुसकर उसके गहने निकाल रही। कविता की आवाज से आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी ये मेरे गहने। लेकिन शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर धक्का दे दिया। शोर सुनकर नरेश भी आ गया। शारदा देवी तुरंत रोने लगी। देख बेटा, तेरी बीवी अब घर में चोरी का इल्जाम लगाने लगे है। नरेश ने गुस्से में कविता की तरफ देखा। बस करो कविता, हर दिन नया ड्रामा मत किया करो। कविता को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन नरेश ने उसकी एक नहीं सुनी।
उस रात कविता आंगन में अकेली बैठी रो रही थी। तभी धीरे से गोविंद प्रसाद उसके पास आए, बैठे। उन्होंने उधर इधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीमी आवाज में बोले, बहू, तू जो सोच रही है शायद वही सच है। कविता ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बाबूजी, आपको कुछ पता है? गोविंद प्रसाद ने कांपती आवाज में कहा, उस दिन मैंने उसकी अपनी आंखों से शारदा को तेरी अलमारी खोलते देखा था। कविता का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। तो आपने सबको बताया क्यों नहीं? गोविंद प्रसाद ने नजरें झुका ली। मैंने रोका था उसे, लेकिन वो नहीं मानी। पायल की ससुराल वाले बहुत ताने देते हैं। कविता कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप बैठी रही, फिर धीरे से बोली, मतलब मेरी माँ की निशानी उन्होंने अपनी बेटी को दे दी? उसकी आवाज टूट चुकी थी। गोविंद प्रसाद शर्म से सिर झुकाए बैठे रहे। उसी समय बाहर गली में गाड़ी रुकने की आवाज आई। शारदा देवी जल्दी से बाहर भागी। दरवाजे पर उनकी बेटी पायल खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो अंदर आते ही बोली, माँ, मेरी सास पूछ रही थी इतने भारी गहने अचानक कहाँ से आए? शारदा देवी से जल्दी से कमरे में ले गई, लेकिन आंगन में बैठी कविता सब सुन चुकी थी। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से धीमी आवाजें आने लगी। पायल कह रही थी, माँ, अगर भाभी को पता चल गया तो? शारदा देवी गुस्से में बोली, उसे कुछ साबित नहीं होगा, और वैसे भी इस घर में उसकी सुनता कौन है? दरवाजे के बाहर खड़ी कविता के चेहरे के आंसू सूख चुके थे। पहली बार उसके अंदर डर से ज्यादा गुस्सा पैदा हो रहा था। उसे समझ आ चुका था कि इस घर में उसकी चुप्पी कमजोरी समझा गया है, और अगर अब उसने खुद के लिए आवाज नहीं उठाई तो उसकी माँ की आखिरी निशानी उससे हमेशा के लिए छिन जाएगी। अगली सुबह घर का माहौल ऊपर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सबके चेहरों पे बेचैनी थी। कविता पूरी रात नहीं सोई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो डर नहीं था जो हर बार शारदा की डांट सुनकर आ जाता था। अब उसके अंदर एक अजीब सा ठंडा गुस्सा भी भरा चुका था। तो रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। तभी शारदा देवी ने फिर ताना मारा। कुछ लोगों को मुफ्त का खाना खाते खाते आदत पड़ जाती है, इसलिए घर में झगड़े करवा कर ध्यान खींचती रहती है। पहले की तरह कविता ने सिर झुकाकर आंसू नहीं बहाए, बल्कि सीधा उनकी तरफ देख कर बोली, जिस इंसान ने चोरी की हो उसे हर जगह डर और झगड़ा ही दिखाई देता है माँ जी। रसोई में अचानक सन्नाटा छा गया। शारदा देवी का चेहरा उतर गया, लेकिन अगले ही पल वो चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की? तभी बाहर बैठे नरेश ने भी अंदर आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, कविता, सुबह सुबह फिर शुरू मत हो जाओ। लेकिन इस बार कविता चुप नहीं रही। उसने सीधे नरेश की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी मां निर्दोष है तो फिर उन्हें डर किस बात का है? नरेश कुछ पल के लिए चुप रह गया, क्योंकि उसने पहली बार कविता को इस तरह का जवाब देते देखा था। तभी रिया भी कमरे में आ गई। उसके हाथों में वही कंगन चमक रहे थे। कविता की नजर उन पर टिक गई। उसने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, रिया, एक बार वो कंगन उतार कर मुझे दिखाओ। रिया घबरा गई। क्यों? कविता बोली, क्योंकि उनके अंदर की तरफ छोटा सा निशान है जिसे सिर्फ मैं पहचानती हूँ। शारदा देवी तुरंत बीच में आ गई। कोई किसी को कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन अब बात हाथ से निकलती जा रही थी। तभी पीछे से धीमी आवाज में आई, देखा दो ना रिया। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर गोविंद प्रसाद खड़े थे। पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी। शारदा देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कंगन उतारे और कविता ने उन्हें हाथ में ले लिया और अंदर की तरफ उंगली रख दी। वहां छोटे अक्षरों में कवि खुदा हुआ था। कमरे में सन्नाटा छा गया। नरेश की आंखें फैल गई। कविता की आवाज भर गई, ये मेरे पापा ने खास बनवाए थे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर नरेश ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, ये सब क्या है? शारदा देवी की आवाज लड़खड़ाई गई। मैं तो बस लेकिन तभी रिया रोने लगी। माँ जी नहीं दिए थे मुझे। उन्होंने कहा था बड़ी भाभी को इसकी जरूरत नहीं। अब शारदा देवी पूरी तरह से घिर चुकी थी। उन्होंने गुस्से में रिया को ही डांटना शुरू कर दिया। चुप रहो, सब मेरे ऊपर डाल दो। लेकिन बात अब चुप नहीं सकती थी। कविता के आंसू निकल पड़े। माँ जी, अगर आपको अपनी बेटी की मदद करनी थी तो मुझसे मांग लेती। मेरी माँ की आखिरी निशानी चोरी क्यों की? इतने में बाहर से पड़ोसन कमला चाची की आवाज आई, जो रोज की तरह बिना बुलाए घर में चली आई थी। माहौल देखकर पूछा, क्या हुआ?
शारदा देवी कुछ नहीं बोल पाती। उससे पहले रिया घबरा कर बोली, भाभी के गहने माँ जी ने पायल दीदी को दे दिए थे। बस इतना सुनना था कि कुछ ही मिनटों में पूरी गली में बात फैल गई। वही पड़ोसन जो 2 दिन पहले कविता पर शक कर रही थी, अब शारदा देवी को घूर रही थी। कमला चाची ने ताना मारते हुए कहा, अरे बहन, बहू के गहने भी कोई बेटी को देता है क्या? शारदा देवी का सिर झुक गया, लेकिन उनके अंदर का अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो जोर से बोली, मैंने अपनी बेटी के लिए किया तो गलत क्या किया? बहू ने के गहने आखिर घर के ही तो थे। कविता की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, नहीं माँ जी, बहू कोई अनाथ नहीं होती। उसका सब लोग, उन गहनों में मेरी माँ की यादें थी। और उसकी आवाज सुनकर आंगन में खड़े सब लोग चुप हो गए। नरेश अब तक बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। उसे याद आने लगा कि कैसे हर बार उसने बिना सच जाने कविता को ही गलत ठहराया। कैसे उसकी माँ ने धीरे धीरे कविता का आत्मसम्मान तोड़ दिया और वो हमेशा आंखें बंद करके खड़ा रहा। उसने धीरे से कविता की तरफ देखा, लेकिन कविता ने नजरें फेरी। तभी बाहर गाड़ी या रुकने की आवाज आई। दरवाजे पर पायल अपने पति महेश के साथ खड़ी थी। उनके चेहरे पर तनाव साफ था। महेश अंदर आते ही गुस्से में बोला, माँ जी, आपने बताया क्यों नहीं कि गहने आपकी बहू के हैं? मेरी माँ ने पूरे घर में तमाशा कर दिया। पायल रोने लगी, माँ, अब मेरी ससुराल वाले मुझे चोर कह रहे हैं। शारदा देवी पहली बार पूरी तरह टूटती दिखी, लेकिन फिर कविता से माफी नहीं मांगी। बस वो रोते हुए इतना कहती रही, मैंने जो किया बेटी के लिए किया। लेकिन उसी पल कविता के अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। उसने शांत आवाज में कहा, आज के बाद कोई मेरी चीज पर हक नहीं जताएगा। और ये सुनकर पूरे घर में से ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे पहली बार किसी ने शारदा देवी को खुलकर चुनौती दी। आंगन में फैले उस भारी सन्नाटे के बीच कविता बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं लग रही थी। सामने शारदा देवी रोते हुए बार बार यही कह रही थी, मैंने जो किया अपनी बेटी के लिए किया। लेकिन अब उनकी आवाज में पहले वाला रोब नहीं बचा था। रोज की औरतें भी धीरे धीरे वहां से हटने लगी, क्योंकि तमाशा पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। नरेश अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को देखे या अपनी पत्नी को, जिस पर उसने बिना गलती के इतने इल्जाम लगाए थे। तभी कविता ने शांत से ठंडी आवाज में कहा, आज अगर बाबूजी सच नहीं बताते तो शायद पूरी जिंदगी मुझे इस चोर समझा जाता। उसकी बात सुनकर गोविंद प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गलती मेरी भी है बहू, मैं पहले ही सच बोल सकता था। शारदा देवी अचानक गुस्से में बोली, तो अब सब लोग मुझ पर ही है, मुझे ही अपराधी बना दो। मैंने कौन सा अपने लिए रखा था? कविता ने पहली बार उनकी बात बीच में काट दी। गलती चोरी से ज्यादा उस सोच की है माँ जी, जिसमें बहू को इंसान नहीं समझा जाता। आपको लगा मैं चुप रहूंगी क्योंकि इस घर में मेरी कोई औकात नहीं? ये सुनते ही नरेश ने धीरे से कविता की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ था। वो धीरे से बोला, कविता, मुझसे गलती हो गई। लेकिन कविता तुरंत बोल पड़ी, गलती नहीं नरेश जी, आदत थी। हर बार आंख बंद करके मुझे गलत मानने की आदत। घर के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। तभी पायल रोते हुए अपनी माँ के पास आई। माँ, आपने मेरी जिंदगी भी खराब कर दी। अगर भाभी को पता नहीं चलता तो मैं पूरी जिंदगी घर भर ये बोझ लेकर जीती। उसके पति महेश ने भी साफ कह दिया, हमें ये गहने नहीं रखने, और ने तुरंत पूरा डिब्बा कविता की तरफ बढ़ा दिया। कविता ने कांपते हाथों से डब्बा लिया। जैसे ही उसने हार को हाथ में पकड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी माँ की वो मुस्कान याद आ गई जब उन्होंने शादी वाले दिन ये गहने पहनाए थे। वो कुछ पल तक बस उन गहनों को देखती रही, फिर उसने डिब्बा बंद कर दिया। शाम तक पूरे मोहल्ले में यही चर्चा थी कि शारदा देवी ने अपनी बहू के गहने बेटी को दे दिए। जो औरतें पहले कविता को ताने देती थी, अब उसी के पास आकर सहानुभूति दिखा रही थी। लेकिन कविता अब किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। रात में जब सब अपने कमरों में चले गई, तब कविता ने अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालने लगी। ये देखकर नरेश घबरा गया। क्या कर रही है? कविता बिना उसकी तरफ देखे बोली, अपने लिए थोड़ी इज्जत ढूंढने जा रही है। नरेश का चेहरा उतर गया। मतलब? कविता ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, मैं कुछ दिन यहाँ नहीं रहूंगी। जिस घर में बहू की चीजों को ऊपर चोरी से हक जताया जाए, जहाँ उसकी बात सुने बिना उसे झूठा कहा जाए, वहां दम घुटता है। नरेश तुरंत बोल, लेकिन लोग क्या कहेंगे?
कविता हल्का सा हंस पड़ी। जब मुझे चोर समझा जा रहा था तब किसी को लोगों की चिंता नहीं थी। उसकी बात सुनकर नरेश पूरी तरह चुप हो गया। तभी दरवाजे पर खड़ी शारदा देवी ने धीमी आवाज में कहा, बहू मत जा। उनकी आंखें लाल थी। पहली बार उनके चेहरे पर डर दिख रहा था। कविता ने उनकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, जिस दिन आपने मेरी माँ की निशानी उठाई थी उसी दिन आपने मुझे इस घर से दूर कर दिया था। देवी रो पड़ी, मुझे माफ कर दे। कविता कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही, फिर बोली, माफी शब्द से भरोसा वापस नहीं आता माँ जी। सुबह होते ही कविता अपना सामान लेकर घर से निकल गई। गोविंद प्रसाद की आंखें नम थी। पायल शर्म से सर झुकाई खड़ी थी। नरेश दरवाजे पर खड़ा बस उसे जाते हुए देख रहा था, क्योंकि अब उसके पास रोकने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। कविता ने जाते जाते बस एक बात कही, रिश्ते तब टूटते हैं जब घर वाले बहू को अपना नहीं समझते। दरवाजा बंद हुआ और पहली बार उस घर में शारदा देवी की ऊंची आवाज नहीं बल्कि डरावना सन्नाटा गूंज रहा था। अगर कहानी वो दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।